हेलो फ्रेंड्स। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी हम लोग देखने वाले हैं, जीव विज्ञान। और इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे, क्योंकि आपको पार्ट 3 तक आपको लगभग 31 क्वेश्चन आपको मिल चुका है। और यहाँ से हम लोग बहुत फास्ट तरीके से देखेंगे और वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। और जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को। और ये कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में भी ये यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि आपका कितना स्कोर गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हम लोग क्वेश्चन हम लोग का होगा 32 से होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। सबसे पहले आप लोग आंसर अपने मन में देने का प्रयास कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसमें याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, कह रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। परिशेषिका किसका हिस्सा है, आहार नाल का हिस्सा है। और ध्यान दीजिएगा, आहार नाल में आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़े आहार नाल को हम लोग क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। सबसे बड़े आहार नाल को क्या बोलेंगे, छोटी आंत बोलेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कह रहा है किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। याद रखिएगा, किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर है। कह रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इलियम में होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। छोटी आंत के इलियम में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होगा, कार्बोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा जी, कार्बोहाइड्रेट। आप पढ़ेंगे ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण देखेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12 और O6 बनता है। और ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जितने भी कीट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका श्वसन अंग क्या हो जाएगा, ट्रेकिया। और याद रखिएगा, ट्रेकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वासोच्छ्वास। यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 39। ये 39 कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत, बी नंबर हो जाएगा। पित्त यकृत से निकलता है। यकृत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीवर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिगर कहते हैं। अच्छा, पित्त रस जो होता है यकृत से निकलता है और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। कह रहा है गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भीतरी। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो क्या हो जाएगा आपका, भीतरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक स्वच्छ मनुष्य में परंकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है। स्वच्छ मनुष्य का
प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब पूछ रहा है तो याद रखिएगा 120 बटा कितना होता है 80 होता है। कितना होता है 120 बटा 80, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इंडोडर्म। 42 का ऑप्शन नंबर सी, इंडोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, इंडोडर्म। सारी क्वेश्चन बाबू प्रीवियस क्वेश्चंस है, हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ज़रूर आप लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उत्सर्जन से क्या है, संबंधित है वृक्क। अच्छा, वृक्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं, ठीक है ना, गुर्दा भी हम लोग बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक मनुष्य में कितना वृक्क पाया जाता है, 2 वृक्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ जाइलम से है ना जी, देखिए 44 नंबर कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि जाइलम का यहाँ पर कार्य कह रहा है। तो जल से जाइलम और जल से क्या होगा, जल का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। अगर आपसे पूछता है कि फ्लोएम किसका परिवहन करता है, तो याद रखते हैं भोजन का क्या करता है, फ्लोएम परिवहन करता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले वैसे बच्चे जो इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के वीडियो मिल रहा है। तो आप मिस न कर जाए, इसलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए आप एक अंगूठा दबा दीजिए वहाँ पर, ताकि हमें भी हौसला मिले और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से सभी आवश्यक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। और सूर्य का प्रकाश यानी कि तीनों के तीनों क्या होते हैं, आवश्यक हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 46 नंबर, कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यानी कि पाइरूवेट का विखंडन होता है तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। तो यह क्रिया कहाँ पर होगी, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिकीय ऊर्जा गृह भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है 47 नंबर कि स्वपोषण होता है, स्वपोषण किस में होता है। ऑप्शन ए है कौकों में, ऑप्शन बी है हरे पौधों में, ऑप्शन सी है जंतुओं में, ऑप्शन डी है सभी जीवों में। तो याद रखिएगा स्वपोषण की क्रिया किस में होगी, केवल हरे पौधों में होगी। स्वपोषण की क्रिया किस में होगी, केवल हरे पौधों में होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वसन सभी जीवों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, और श्वसन से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 50 है, कह रहा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोबर छत्ता। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है, गोबर छत्ता है। और याद रखिएगा अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, अमीबा का कोई आकृति फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है, कुटपाद होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कवक। ईस्ट जो है कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, कह रहा है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, किण्वन की क्रिया। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन क्रिया।
अगर पूछा जाए कि दही के जमाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। दही का जमना जो है कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 53 है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और कार्य कौन करता है, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी आपका, तो यकृत, लीवर हो जाएगा। वृषण किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में वृषण पाया जाता है। अंडाशय किस में पाया जाता है, तो मादा में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 44 नंबर होगा। ध्यान से देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे ज़रूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 54 नंबर ना है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। देखिए पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन है। देखिए इसका आंसर ऑक्जिन भी हो जाता है। ऑक्जिन अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो ऑक्जिन भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑक्जिन और जिब्रेलिन जो होता है पेड़ पौधे में वृद्धि का काम करता है। तो यहाँ पर ऑक्जिन नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। और याद रखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है जी, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह नामक रोग होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55, करें प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछता है तो क्या हो जाएगा, C6H12O6, 6H12O6 हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 57, कह कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत हो जाएगा। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा छोटी आंत जो होता है आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत आहार नल का क्या है, सबसे लंबा भाग है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किस आंत में हो गया, छोटी आंत में। और भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत के इलियम में होगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। आमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है, ठीक है ना। ग्रास नली में क्या भोजन का पाचन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, कह निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, या कोशिकीय ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, या बिजली का घर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP। यानी कि अगर आपसे कहता है कि कोशिकीय मुद्रा या ऊर्जा ग्रीव, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसी के अंदर क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा लाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। ATP के रूप में ऊर्जा लाता है, इसलिए ATP को क्या बोलेंगे, ऊर्जा मुद्रा बोलेंगे। और ATP का जब फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन था किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ATP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेकिन इसी में याद रखिएगा, कहता है कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के किस अंग को बिजली का घर कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन ऊर्जा की इकाई कहता है या ऊर्जा मुद्रा कहता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन अब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। कल पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, किसके माध्यम से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र के माध्यम से। और इसी के माध्यम से क्या होते हैं ना, गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र के माध्यम से ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। एक क्वेश्चन और कि पतियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रंध्र बोलते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। चलिए बीच बीच में आप थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। और 60 नंबर ये क्वेश्चन रहा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 60 नंबर पूछा जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके माध्यम से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निलय के द्वारा। निलय के द्वारा हृदय से रक्त को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि मानव का श्वसन अंग क्या है, तो याद रखिएगा फेफड़ा। मानव का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। ठीक है ना। इस बेस्मों की संख्या पूछता है कि मानव के हृदय में कितने बेस्म होते हैं, तो याद रखिएगा 4 बेस्म होते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग हम लोग रक्त दाब को मापने में करते हैं। अगर ऑप्शन नहीं देता तो हम लोग दाब मापी कर देते हैं, क्योंकि स्फिग्मोमैनोमीटर को हम लोग दाब मापी भी कहते हैं। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर। कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि आपसे प्रश्न पूछा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स जो होता है रक्त का थक्का बनाता है, रक्त को जमने में क्या करता है? सहायता करता है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए। आपके शरीर के अंदर का जो ब्लड है, आपके शरीर के अंदर का जो ब्लड है किसके कारण से नहीं जमता है? तो याद रखिएगा, हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर का ब्लड नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 63 होगा। कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? फिर से सुनिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्लोरोफिल को घोलने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10x पर देखा जाता है। 10x पर देखा जाता है। और आपसे बात किया जाता है कि माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। और सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? जॉनसन ने की थी। ठीक है ना। और पूछता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? एम नॉल एवं रस्का। एम नॉल एवं रस्का, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 65 है। कह रहा है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच हो जाएगा। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ट्रेकिया। क्या हो? याद रखिएगा ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर ए, तिलचट्टा। यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसका सभी का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? ट्रेकिया हो जाएगा। और ट्रेकिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? श्वास नली के नाम से हम लोग जानते हैं। कहेगा कि मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। कहेगा कि मेढक के श्वसन अंग का नाम क्या है? तो त्वचा हो जाएगा। ठीक है ना। कहेगा कि मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? तो गिल्स हो जाएगा, चाहे गलफड़ हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखिए कि आपको ये बायोलॉजी का सेशन कैसा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में क्या कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और वैसे बच्चे जो इस चैनल पर न्यू हैं, लगातार ऐसे वीडियो का आप देखते रहें ताकि आपका भी हौसला बुलंद हो। क्योंकि देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे ताकि आपको भी अनुमान लगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट तक बने रहिए। आपका कितना सही हो रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आइए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। बहुत इजी प्रश्न, क्योंकि अभी हम चर्चा कर दिए हैं इसको।
चलिए 66 से कह रहा है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। अभी बताएं मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गिल्स के माध्यम से या गलफड़ के माध्यम से। अगर आपसे प्रश्न अगर कर लेता है कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। मेढक का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे ट्रेकिया हो गया, नहीं ट्रेकिया नहीं, कहेगा कि तिलचट्टा हो गया और मच्छर हो गया, उसका श्वसन अंग क्या हो जाएगा, आपका ट्रेकिया हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। याद रखिएगा मछलियों का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है कि पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया, यानी कि पौधे के पत्ती से पत्तियों के माध्यम से जब वाष्प बाहर निकलता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन। उस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, पौधे हरे क्यों होते हैं। आखिर पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है, तो याद रखिएगा अमीबा में। वह कौन सा ऐसा जीव है जो अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, तो अमीबा। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, कुटपाद। अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है, कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है, यह पकड़ता है कुटपाद के माध्यम से। अगर आपसे पूछा जाए कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, यही बताया है, ट्रेकिया याद रखिएगा। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देख लीजिए कितना बार रिपीट हुआ है, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, इस बार हो सकता है कि 24 में आए। चलिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देख लेते हैं। देखिए 71 क्या कह रहा है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, सबसे पहले जानिए। टैनिन जो होता है ना, एक अपशिष्ट पदार्थ है। टैनिन क्या है, आपका अपशिष्ट पदार्थ है। ये छाल में, पेड़ पौधे की छाल में क्या रहता है, संचित रहता है। ये स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 करे, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं। कोशिकांग बिंदु, कोशिकांग बिंदु का मतलब क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, किस रंग का होता है आपको बताना है। बहुत सिंपल सा है, तो ये हरे रंग का होता है। और आपको बताना है एक अलग से क्वेश्चन कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में पाया जाता है, और उसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। अब आपको एक क्वेश्चन में बताना है कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते क्या है, हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, हरित लवक, और क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, रुधिर का कौन सा अव्यय रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अव्यय है जो रक्तस्राव को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स हो जाएगा। ये रुधिर स्राव को रोकता है, ठीक है ना, बहने नहीं देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 74। कितना होगा, 74 होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 74। कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है 75 है। देखिए, लार किस ग्रंथि से निकलता है। आपका जो स्लाइवा है, लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा लाला ग्रंथि। एक लाला ग्रंथि होती है, उसी से क्या निकलता है, लार ग्रंथि निकलता है। अब देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपसे पूछता है तो लिखिएगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। हम लोग का क्वेश्चन था कि लाल ग्रंथि किससे निकलता है, तो लाला ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। कह कि पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य का संपन्न होता है किसके द्वारा संपन्न होता है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर जठर द्वारा। जठर के द्वारा क्या होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है। अब पाचन कार्य कहाँ पर संपन्न होता है, आहार नल के किस भाग में पाचन कार्य संपन्न होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्रंथि आई है ना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा, और एक लाइक का बटन तो बनता ही है। वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर अभी तक न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इंग्लिश का, बायोलॉजी का और हिंदी का पूर्ण रूप से आपको वीडियो आप तक पहुँच सके। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग का होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा इसका। 77 कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो बार बार ये रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन के नेचर को देखिए, बार बार कैसे रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी क्वेश्चन को कैसे कह सकता है कि कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस अंग को बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ध्यान रखिएगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद का मतलब कि अंतिम क्रिया में क्या बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ऊर्जा बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसके चांस है कि आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन जो होगा 80 नंबर होगा और बहुत ईजी प्रश्न होगा, क्योंकि पीछे हम करा चुके हैं पार्ट 2 पार्ट 3 में ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, देख लीजिएगा। 80 लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा के यौगिक। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लोहा के यौगिक। यानी कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe होता है, लोहा का यौगिक होता है, इसीलिए आपका ब्लड जो होता है लाल आपको दिखाई देता है। और RBC की संख्या जो होती है अधिक होती है, सफ़ेद से क्या होती है, अधिक होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करना चाहते हैं ना प्रीवियस ईयर्स के बायोलॉजी वाला, तो आप जाकर देख सकते हैं। लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर मारिएगा, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा बायोलॉजी पार्ट 1, 2 और 3, और ये 4 वाला आपको वीडियो तो मिल ही गया। और ऐसे इस प्रकार से वहाँ पर डिस्कशन कराया गया है, ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और चलिए, आप बताइएगा कि आपका जो है इस सेशन बायोलॉजी के पार्ट 4 वाले सेशन में कितना आपका सही हुआ है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद।